आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जीएसटी के नियमों में किए गए संशोधनों से खफा देश भर के व्यापारी आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में देश भर के ट्रांसपोर्टर भी शामिल हो रहे हैं। इस बंद को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुलाया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बंद में देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़े 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का आरोप है कि 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी नियमों में एक तरफा कई संशोधन किए गए, जिनको लेकर देश भर के व्यापारियों में बड़ा गुस्सा है। इन संशोधनों के जरिए अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने ये बंद बुलाया है। व्यापारियों का आरोप है कि संशोधन से पहले व्यापारियों की राय नहीं ली गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर कल देश में पूरे तौर पर व्यापार बंद रहेगा। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी और लगभग 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठन कल के बंद में शामिल होंगे। व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्ट, जो महिला उद्यमी हैं वो, लघु उद्यमी, ऐसे सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अमेरिका में इस बार ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई कि वहां के न्यू हैम्पशायर में एक जमी हुई झील पर बने रनवे को खोल दिया गया। 2600 फीट की लंबाई वाला यह अमेरिका का इकलौता आइस रनवे है, जिसे वहां की सरकारी एविएशन एजेंसी ने मंजूरी दी हुई है। और ये तभी चालू किया जाता है जब झील पर जमी बर्फ कम से कम 12 इंच मोटी हो। इसी वजह से पिछले साल इसे नहीं खोला गया था, लेकिन इस बार झील पर 12 इंच से भी मोटी बर्फ की परत जम गई, जिस पर छोटे हवाई जहाज लैंडिंग करते नजर आए। तस्वीरें देखकर यह कह पाना मुमकिन ही नहीं है कि रनवे एक जमी हुई झील है, क्योंकि विमान उस पर ऐसे आराम से लैंड करते दिखे मानो वो कंक्रीट का बना कोई आम रनवे हो। झील को विमानों के ऑपरेट होने लायक बनाने के लिए वहां मशीनें लगातार फालतू बर्फ भी हटाती नजर आई। ये भी बताया गया कि रनवे पर रोजाना बर्फ की मोटाई को भी मापी जाती है ताकि कोई हादसा न हो। कोलकाता में रैली के समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने ममता की भाषा शैली पर सवाल उठाए और एक जगह खड़े होकर बोलने की नसीहत दे दी। जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा, अमित शाह जी के लिए कहा, और मेरे नाम के आगे तो अलंकार ही अलंकार। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ, दीदी इतना गुस्सा क्यों हो? इधर से चलती है, उधर से चलती है, इधर एक जगह खड़े होकर के बोलो। बंगाल की जनता खड़े होकर सुनने के लिए तैयार। चुनावी राज्य असम के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने महामृत्युंजय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। यह मंदिर 15वीं सदी के असम के मशहूर कवि और गायक श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान बोडोवा में बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग के आकार का यह मंदिर एशिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंदिर होगा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक यज्ञ किया गया, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा की गई। इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने से निश्चित ही प्रभु शिव का हम सब पर, पूरे आसाम पर, पूरे देश पर आशीर्वाद रहेगा। अमित शाह के स्वागत में असम की संस्कृति से जुड़े संगीत का भी इंतजाम हुआ। खुद अमित शाह भी मृदंग बजाते हुए दिखे गए। असम के मुख्यमंत्री और असम में बीजेपी के कई बड़े नेता गृहमंत्री के साथ रहे। गृहमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बीते 5 साल में असम की पहचान बदल दी। आंदोलनों के लिए जाना जाता था, हथियारों और हिंसाओं के लिए जाना जाता था, वो आसाम आज विकास के लिए, आज औद्योगिक निवेश के लिए, शिक्षा के लिए, वो आसाम आज पर्यटन के लिए जाना लगा है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी ने इस बार 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में नए मीडिया कानून के पास होने के बाद अब फेसबुक और गूगल को वहां की खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए पैसे देने होंगे। News18.com की रिपोर्ट है कि फेसबुक से बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नए मीडिया कानून में कुछ बदलाव करने के बाद उसे पास कर दिया, जिसके तहत जो खबरें फेसबुक और गूगल को अपनी वेबसाइट पर दिखानी होंगी उसके लिए उन्हें मीडिया कंपनियों को भुगतान करना होगा।
वहां की सरकार का तर्क है कि ये कानून ऑस्ट्रेलिया में पत्रकारिता को बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये बात भी साफ कर दी कि 1 साल बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले फेसबुक और गूगल ने इस कानून का जमकर विरोध किया था, क्योंकि इन कंपनियों को ये डर सताने लगा था कि इसके लिए उन्हें उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। गुजरात विधानसभा सत्र में लव जिहाद कानून के लिए प्रस्ताव पेश होगा। यूपी के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद कानून बनेगा। इसके लिए अगले विधानसभा सत्र में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बात सीएम विजय रूपाणी ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान गोधरा में कही। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून का बिल हम लाएंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं। उसने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़त दर 13.7% रहने का अनुमान जताया। हालांकि अपने पिछले अनुमान में मूडीज ने जीडीपी बढ़त दर 10.08% रहने की बात कही थी। मुंबई में एक आदमी पर कुछ महिलाओं के साथ जालसाजी करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला ने इस आदमी पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया था। आशंका है कि इसने कई और महिलाओं को इसी तरह ठगी का शिकार बनाया। आरोपी को उज्जैन मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व कांग्रेस सांसद अशोक तंवर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उनकी पार्टी का नाम अपना भारत मोर्चा होगा। कांग्रेस नेताओं से नाराजगी की वजह से उन्होंने पिछले साल पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष गूंगा हो चुका है, सरकार बहरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार आग की भीषण लपटों में घिर गई। आशंका जताई गई कि चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कार से आग की भीषण लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी आग को बुझाने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और धधकती आग को बुझाने में जुट गई। थोड़ी ही देर में आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। यूपी के रायबरेली से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि जमीन बंटवारे के मुद्दे पर एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में भिड़ गए, जिनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। परिवार की महिलाएं तो इस कदर गुस्से में आ गईं कि उन्होंने एक दूसरे पर लाठियां मारी। महिलाओं के बीच जारी मारपीट में एक बुजुर्ग भी कूद पड़े, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अलग करने की कोशिश की। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि मारपीट करने वालों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हंगामे के शांत होने के बाद मारपीट के दौरान जो लोग घायल हुए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में घुसे हाथी की वजह से अफरा तफरी मच गई। यह हाथी खाने की तलाश में पास के जंगल से निकलकर वहां आ गया, जिसे देखकर लोग दहशत से भर गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में शाम के वक्त एक हाथी शहर की एक सड़क पर उत्पात मचाता दिखा। गुस्साए हाथी को देखकर सड़क पर सन्नाटा पसर गया और जो लोग सड़कों पर थे वो जान बचाने के लिए भागते नजर आए। कुछ देर बाद इलाके के कई लोग हिम्मत कर उसे वहां से भगाने में जुट गए। हाथी को खदेड़ने के लिए कुछ लोग मशाल पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोग डर की वजह से एक स्कूल की रेलिंग पर चढ़ गए। कुछ देर के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई और हाथी को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई। पहले तो हाथी को काबू में किया गया, उसके बाद वन विभाग के लोग उसे क्रेन की मदद से ट्रक में लाद कर ले गए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर बनी झील के जल स्तर को कम करने की कोशिशें जारी हैं। 7 फरवरी को आई आपदा के वक्त पहाड़ों से जो मलबा गिरा था, उससे ऋषिगंगा नदी पर यह झील बन गई, जिसके मुहाने को चौड़ा करने के लिए एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। 7 फरवरी को मलबे के साथ पहाड़ से कई पेड़ भी टूटकर नीचे गिरे थे, जिन्हें वहां से हटाने का काम किया गया। करीब 60 मीटर गहरी इस झील में पानी को कम किया जा सके, इसलिए पेड़ों के अलावा बड़े बड़े पत्थरों को भी उसके मुहाने से हटाया गया। इलाके के कई लोग भी इस काम में आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों की मदद करते नजर आए। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से टूटे पेड़ों को हटाते भी नजर आए। बताया गया कि जवानों की इस कोशिश से झील का जलस्तर करीब 1 फुट तक कम हो गया।
हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां लकड़ी से बने 5 मकान लपटों से गिर गए। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी बेकाबू लपटें सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखी। धधकते मकान से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये मकान लकड़ी से बनाए गए थे, इसलिए आग तेजी से फैली और उसने कुछ ही देर में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इलाके के काफी लोग घटना वाली जगह पहुँच गए और बाल्टी की मदद से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन उनके लिए लपटों पर काबू पाना नामुमकिन सा था, क्योंकि ये आग इतनी भयानक थी कि उसके पास भी जोखिम भरा था। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंच गई और लपटों पर पानी की बौछार की गई। काफी मेहनत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन तब तक इन 5 मकानों के 41 कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। यूपी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी के आवास में एक वॉर रूम तैयार किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 जनपद के अंदर अलग वॉर रूम बना दिया। इसी वॉर रूम से वो यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी। 10 जनपद सोनिया गांधी का आवास है। मध्य प्रदेश के पन्ना में खुदाई के दौरान एक मजदूर को एक बेशकीमती हीरा मिला। अनुमान है कि इस हीरे की कीमत 50 लाख से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बैरकपुर में रथ यात्रा की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद ये यात्रा टाल दी गई। बीजेपी ने इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही। आरोप है कि बिहार के सीतामढ़ी में आईजी की मौजूदगी में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। एक दिन पहले शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दारोगा दिनेश राम शहीद हो गए थे। इसी मामले को सुलझाने के लिए आईजी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन तभी बदमाशों ने पास ही एक दुकान में बैठे सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की एक रैली में पार्टी नेता सचिन पायलट को भी बुलाने की योजना है। इससे पहले गहलोत और पायलट गुट अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे के नेताओं को बुलाने से बचते रहे हैं। अगर मिलकर चुनाव लड़ा गया, आपस में तालमेल से चुनाव लड़ा गया तो 4 सीटें हम अवश्य जीतेंगे। कांग्रेस के इस चुनावी प्लान को बीजेपी ने दिखावा करार दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि जो विग्रह है वो ठीक हो पाएगा। ये कोई दिखावटी एक कवायद हो सकती है। हरियाणा के जींद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां आगे पीछे चल रहे 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। घटना की पूरी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक ट्रक बीच सड़क पर खड़ा नजर आया, लेकिन तभी पीछे से आ रहा रेत से भरा एक दूसरा ट्रक उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे वाला ट्रक कुछ फीट दूर तक चला गया, जबकि टक्कर मारने वाले ट्रक का अगला हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया और उसका ड्राइवर उसमें बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मदद के लिए ट्रक के पास पहुंचे और उस ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी। महामारी पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी कई इलाकों में अभियान चला रही, ताकि लोग लापरवाही न बरतें और अपनी जान के साथ दूसरे की जान को भी जोखिम में न डालें। बीएमसी कर्मचारियों ने इसी तरह की मुहिम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी चलाई, जहां मास्क न पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान जब कुछ लोगों को कर्मचारियों ने बिना मास्क के पकड़ा तो वो उनसे ही झगड़ने पर उतारू हो गए। वहीं सही तरीके से मास्क न पहनने वाले कई लोगों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। हाईवे से गुजरने वाली सभी कारों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा पर नजर रखते हुए कोरोना की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में शराब माफिया के अवैध मकान को प्रशासन ने ढहा दिया। शिवराज सरकार के आदेश पर वहां पिछले कई दिनों से माफिया और दूसरे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में प्रशासन ने शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में आशीष जायसवाल के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के 2 अलग-अलग इलाकों में मौजूद उनके अवैध मकान और ढाबे को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीनें अवैध मकान को गिराती दिखी, जबकि एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि मशीन के जरिए ढाबे की दीवार को गिरा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के वक्त वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि हंगामा होने पर हालात से निपटा जा सके। मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो गए। केरल के मल्लापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। 1 मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी वैक्सीन लगाई जा सके। दूसरे चरण में 30,000 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। कोयम्बतूर दौरे पर गए पीएम मोदी ने कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में नाम कमाने वाली और 105 साल की पद्मश्री विजेता आर पप्पामल से मुलाकात की। अमेरिका की लॉस एंजलिस में मशहूर पॉप सिंगर लेडी गागा के कुत्तों की देखभाल करने वालों को कुछ लोगों ने गोली मार दी और लेडी गागा के 2 फ्रेंच बुलडॉग्स को चुरा कर ले गए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस बीच राजनाथ सिंह बालूरघाट में रोड शो भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में विंटर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। इस मौके पर बर्फ पर बाजार सज गए। साथ ही सैलानी बर्फ पर तरह तरह के आयोजनों का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। म्यांमार के बाद अब अर्मेनिया में भी सेना तख्तापलट कर सकती है। अर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिन्यान को डर है कि सेना देश की बागडोर अपने हाथों में ले सकती है, जिसके खिलाफ अर्मेनिया के पीएम 20,000 समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे और सेना के शीर्ष अधिकारियों पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पर एक खदान धंसने से उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि बाकी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी एक बार फिर भड़क गया, जिससे लोग लगातार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। माउंट एतना ज्वालामुखी पिछले 8 दिन में छठी बार फट चुका है। गुजरात के निकाय चुनावों में जोरदार प्रदर्शन करने के बाद आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूरत में रोड शो करने जा रहे हैं। इस रोड शो के जरिए केजरीवाल गुजरात और खासतौर पर सूरत की जनता को धन्यवाद कहेंगे। सूरत के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। केजरीवाल ने इस जीत को आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल की जीत बताया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के सड़क पर जुटने से वहां ट्रैफिक जैम हो गया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हटाने के लिए उन पर सख्ती बरतनी पड़ी। वहां कई महिला प्रदर्शनकारी भी धरना देती नजर आई, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जो लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। ये रोड पे साइड बिल्कुल धरना था, जो बिल्कुल उचित नहीं होता। यहाँ पे लगातार अनंत काल तक चलाना। इससे पहले पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली कर देने की अपील भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वो आगे भी इस तरह धरना देते रहेंगे। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई और दूर दूर तक फैक्ट्री का मलबा ही दिखाई दे रहा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री में आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि आग कैसे लगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद तब शुरू हुआ जब एक गुट के लोगों ने पार्टी नेता विष्णुचरण बारिक पर विपक्षी दलों से सांठगांठ का आरोप लगाया, जिस पर दोनों गुटों के लोगों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर दोनों गुटों के लोग आपस में मारपीट करते दिखे। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने और अलग करने की भी कोशिश की, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर के अंदर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक आदमी तो कांग्रेस नेता विष्णुचरण बारिक के साथ मारपीट पर उतारू दिखा। इस घटना के बाद विष्णुचरण बारिक ने अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोई बीजेडी का साथ हाथ मिलाया नहीं, कांग्रेस के लिए काम किया और आज भी काम कर रहा है, अगला दिन भी काम करेगा। इसके बाद जब मीडिया ने बैठक में हुए बवाल पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं से सवाल किए, तो उन्होंने इस पर अजीबोगरीब बयान दिया। ऐसा तोड़ो, ऐसा मारो, ऐसा करने से प्रैक्टिस होगा अपोजिशन के बीजेपी के साथ, बीजेडी के साथ लड़ने के लिए। मारपीट की वजह से काफी देर तक कांग्रेस दफ्तर में अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाने के आरोपों का गृह मंत्रालय ने खंडन कर दिया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि जो 4 जवान हटाए गए उनकी जगह नए 4 जवानों को तैनात किया गया है। मतलब ये कि उन्हें पहले की ही तरह Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, जिसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात कमांडो को कम करने का आरोप लगाया था और ये दावा किया था कि गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये कार्रवाई की गई। उन 6 पुलिस के कमांडोज में से भी 4 कमांडोज केंद्र सरकार की MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के
उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा Z+ सुरक्षा दिया गया है, जिसमें पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होमगार्ड, स्पॉटर्स, सर्चिंग फिस्किंग स्टाफ इत्यादि के रूप में 47 सादे कपड़े सुरक्षाकर्मी और CRPF से 16 बावर्दी पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनको दिया गया सिक्योरिटी कवर अपरिवर्तित है और उनको दी गई सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। चीन के FDI प्रस्तावों को मंजूरी पर सियासी घमासान छिड़ गया। चीन के FDI प्रस्तावों को मंजूरी देने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया और अपने ट्वीट में लिखा कि चीन समझ गया है कि PM उसके दबाव में झुक गए हैं, जिसके जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग के आरोप का जिक्र कर दिया और लिखा कि चीन तो समझ गया, राहुल गांधी कब समझेंगे। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 219 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छे प्रदर्शन के बावजूद 8 विकेट पर 215 रन ही बना पाई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। वो वहां पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और जिले के बूथ अध्यक्ष के घर चाय पे चर्चा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यही नहीं, नड्डा अपने 2 दिनों के दौरे में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पोहरा देवी मंदिर के महंत और उनके परिवार के 4 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ इसी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दावा है कि मंत्री के इस मंदिर दर्शन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए थे और आरोप है कि उन्होंने वहां कोरोना नियमों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 दिन पहले ही इस मामले में जांच के आदेश दे दिए थे। इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में सोने की खदान में हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि खदान में फंसे 15 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली गई। हादसे के समय वहां 40 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। तभी खदान का हिस्सा धंस गया और वहां काम करने वाले सभी लोग अंदर फंस गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची और खदान में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। इस बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस भीड़ में उन मजदूरों के घरवाले भी थे जो इस हादसे का शिकार हुए। इन सबके बीच राहत और बचाव की टीम ने घटना वाली जगह को घेर कर मजदूरों को बचाने का अभियान जारी रखा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी और वो खदान में फंसी जिंदगियों को बचाने के काम में जुटी रही। Pelaksanaan kegiatan evakuasi tersebut yang mana memang karena melihat situasi yang gelap. मुंबई के पैडर रोड इलाके में बीती रात एक गाड़ी से जिलेटिन की 20 छड़ें मिलने से हड़कंप मचा। मामला इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि जिस जगह ये गाड़ी संदिग्ध तरीके से खड़ी हुई मिली है, वहां से कुछ दूरी पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का घर है। गाड़ी की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और जांच के बाद कार में जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। साथ ही जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। अभी तक जो सीसीटीवी मिला है उसके मुताबिक ये गाड़ी बुधवार की रात करीब 1 बजे इस जगह पर पार्क की गई थी और उसका ड्राइवर कुछ देर बाद गाड़ी से निकलकर चला गया था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि गाड़ी पर जो फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई है वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में चलने वाली एक गाड़ी का नंबर है। साथ ही गाड़ी के अंदर से कुछ और नंबर प्लेट मिली हैं। इसके अलावा गाड़ी के भीतर से एक चिट्ठी भी मिली है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि उसमें क्या लिखा है। क्राइम ब्रांच के साथ ATS भी मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी में विस्फोटक मिला है और जिस गाड़ी में विस्फोटक मिला है वहां से कुछ दूरी पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का घर है। ऐसे में पुलिस ने वहां पर सुरक्षा का पहरा सख्त कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। 10 टीमें जांच के लिए बनाई गई है। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बंगाल में लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के जरिए पार्टी का मकसद राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचना और उनके सुझाव इकट्ठा करना।
जिसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के एलईडी रथ पहुंचेंगे, जिन्हें जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया और लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। फूलों और गुब्बारों से सजे ये एलईडी रथ सुझाव पेटी लेकर बंगाल के लोगों के बीच जाएंगे। जेपी नड्डा ने लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत कर दी। आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा दिखाकर इन जो एलईडी रथ हैं उनको रवाना कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत करने से पहले जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि इस मुहिम से बंगाल में परिवर्तन की राह आसान होगी। असल परिवर्तन के लिए सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको हम प्रयासरत रहेंगे। इस अभियान के जरिए जो सुझाव इकट्ठा होंगे उनके आधार पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। पार्टी का लक्ष्य है कि वो करीब 2 करोड़ लोगों की राय इकट्ठा करे। यूपी के बाद हरियाणा सरकार भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक लाने जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने तमाम सुझावों से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून के विधेयक को पारित करवा लिया जाए। अनिल विज के मुताबिक हरियाणा का लव जिहाद कानून दूसरे राज्यों के हिसाब से ज्यादा सख्त होगा। हमने हरियाणा में भी ये जो लव जिहाद के ऊपर धर्म परिवर्तन कानून है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसी बजट सत्र में उसको विधानसभा के सामने पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम तय करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देश लागू होने के बाद सोशल मीडिया से किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने अधिकारियों की तैनाती करनी होगी जो शिकायतों को दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन लिया जाए इसकी जानकारी भी देनी होगी। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट के बारे में यह भी बताना होगा कि सबसे पहले उसे किसने पोस्ट किया ताकि भारतीय कानून के तहत उस शख्स पर कार्रवाई हो सके। सोशल मीडिया के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी 3 स्तरों पर निगरानी होगी और भाषा, सीन और उसमें हिंसा के आधार पर अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएंगी। सरकार के इस कदम से सोशल मीडिया पर अफवाह और फेक न्यूज फैलाने वालों पर लगाम लगने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश 3 महीने के अंदर लागू कर दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सीलमपुर में काले झंडे दिखाए गए। एमसीडी उपचुनावों के प्रचार में जुटे केजरीवाल ने सीलमपुर, कोंडली और त्रिलोकपुरी में रोड शो करके लोगों से आप उम्मीदवार को जिताने की अपील की। हालांकि इस बीच सीलमपुर में केजरीवाल को काले झंडे भी दिखाए गए। अमित शाह ने असम दौरे के समय कार्बी अंगलोंग में अपनी जनसभा का एक ड्रोन से बनाया वीडियो ट्वीट किया और जनसभा में मिले हजारों लोगों के समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में शांति व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ ने आसनसोल में रूट मार्च निकाला। हिमाचल में शिमला के ननखड़ी इलाके में भीषण आग लगने से 5 मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में 12 परिवार बेघर हो गए। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई नहीं आया। बिहार के समस्तीपुर में एक मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने एक शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3000 वर्ग फुट में अतिक्रमण करके बनाए गए अवैध मकान और शराब परोसने के ढाबे को मशीन से ढहा दिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रशासन ने नाइट स्कीइंग इवेंट का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत खेल मंत्री किरेन रिजिजू और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इस बीच देश विदेश से आए सैलानी हाथों में मशाल लेकर स्कीइंग करते दिखाई दिए। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। दलित समाज पर टिप्पणी करने के आरोप के मामले में हाईकोर्ट ने युवराज के खिलाफ एफआईआर और जांच रोकने से इंकार कर दिया और पुलिस को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अक्षर पटेल अहमदाबाद के डे नाइट टेस्ट में कुल 11 विकेट झटकने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। अक्षर पटेल ने पहली पारी में 38 रन देकर 6 विकेट झटके और दूसरी पारी में उन्होंने 32 रन देकर 5 विकेट झटकाए। 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक से पहले ही आयोजकों को झटका लगा है। खबर है कि कोरोना वायरस की वजह से 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने आयोजन से अपना नाम वापस ले लिया है। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध करने वालों पर अब तक तो सेना और पुलिस ही डंडा चला रही थी, लेकिन अब सेना के समर्थक भी प्रदर्शनकारियों के खून के प्यासे बन बैठे। इसके सबूत के तौर पर म्यांमार के यांगोन से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सेना के कुछ समर्थकों ने सेना के विरोधियों पर दिन दहाड़े हमला कर दिया।
और भरे बाजार में चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए आदमी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब भागते दिखे। तभी पीछे पीछे हाथ में चाकू लिए एक आदमी आराम से चलता हुआ नजर आया। उसे देखकर लोग थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो चाकू के दम पर हीरो बना घूम रहा था। इस बीच सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी कुछ हमलावरों से जान बचाकर भागता नजर आया, लेकिन तभी वो सामने खड़े चाकूबाज के हत्थे चढ़ गया। बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद तो सभी हमलावर उस निहत्थे पर टूट पड़े। किसी ने डंडा चलाया, किसी ने हाथ, तो किसी ने लात। मारपीट करने के बाद सब बड़ी ही आसानी से रफूचक्कर भी हो गए। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी सेना के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे, लेकिन तभी सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया। इस पर सेना के समर्थक भड़क गए